बच्चों, नमस्कार। मैं विक्रांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू पर। और स्वागत है भाई इस उड़ान सीरीज में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी आइए और बताइए क्या हाल चाल है भाई आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत बेसब्री के साथ इन क्लासेस का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। ये क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हुई हैं और कल हम लोगों ने साइंस में सेल का पहला पार्ट कराया था। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं उस पार्ट को देख लेना, ठीक है। आज दूसरा पार्ट है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम कवर करने वाले हैं। इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा सेल का। उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। जो जो टाइप होते हैं, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे कह देता है कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें, फिर नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, कथन दे देगा और फिर कोड दे देगा कि कौन से या कौन सा सही है। वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी कवर करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो हर एक कवर हो ही जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और क्वेश्चन के बाद मैं व्याख्या भी करता हूं तो उसके माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो एक पार्ट हो चुका है इसका कल, उसे भी देख लेना जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, करें फिर शुरुआत। तो ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोशिका सिद्धांत के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं, है ना। जो चीज बताई जा चुकी है उसको विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बोल करके ही बता दूंगा। जब एक बार बता चुका हूं प्रैक्टिस सेट में ही, दोबारा उसको बताने का क्या फायदा है कि नहीं। तो इसको मैं बोल करके आपको समझा दूंगा, बाकी ये नहीं है कि अब दोबारा से बताऊंगा, पूरा का पूरा नोट कराऊंगा। तो बताइए भाई, यहां पर इन्होंने कथन नहीं डाला क्या? 1 2 3 4, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। इनको पढ़िए जल्दी से और बताइए कौन सा जो है सही कूट है यहां पर। इसके लिए देखिए, एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का सुझाव दिया। स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का सुझाव दिया था। स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का सुझाव दिया, ये बोल रहा है भाई स्टेटमेंट, है ना। ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है इस बात को। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 1838-39 में इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, रुडोल्फ विर्चो ने यह कहकर सेल थ्योरी को बढ़ाया कि सभी सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था, उन्होंने अंतिम रूप दिया था। क्योंकि ये स्लाइडर और स्वान ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं, किस तरीके से नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को कंप्लीट किया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, वायरस इसके सबसे अच्छे जीवित उदाहरण हैं जो सेल थ्योरी के सभी सिद्धांतों से पूरी तरह से सही साबित करते हैं सेल थ्योरी के सिद्धांतों को। ये बात गलत है भाई, वायरस जो है वो इसके अपवाद हैं, वायरस के ऊपर ये सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। तो यहां पर सही स्टेटमेंट कौन सा है? पहला और दूसरा। और दूसरा यहां पर आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरा गलत है। अब देख लो इसकी संक्षेप में थोड़ी सी व्याख्या। देखिए, जब बात आती है सेल थ्योरी की तो नाम आता है 3 वैज्ञानिकों का, ठीक है। नाम किसका आता है? 3 वैज्ञानिकों का आता है। याद रखना कौन कौन से 3 वैज्ञानिक हैं। एक स्लाइडन है, दूसरे स्वान हैं और तीसरे हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। स्लाइडन 1838 में जंगलों की तरफ गए पेड़ पौधों को देखने। इस उद्देश्य से गए कि भाई क्या पता कोई पेड़ पौधा हमें ऐसा मिल जाए जो कोशिकाओं से मिलकर ना बना हो, लेकिन नहीं मिला कोई भी पौधा ऐसा। सब के सब जो प्लांट हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये जब लौटे वापस तो इन्होंने ये कहा कि सब पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट मतलब जंतु विज्ञानी थे, जंतुओं का अध्ययन करते थे। ये भी गए जंगलों की तरफ अपनी टीम को लेकर के, तो इन्होंने भी आकर के यही स्टेटमेंट दिया कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। इन दोनों के स्टेटमेंटों को मिलाकर के सेल थ्योरी दे दी गई। और सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट आता है वो यही है कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सजीव किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की
आधारभूत, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, आधारभूत, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है जी। दो तीन स्टेटमेंट और भी एक स्टेटमेंट आया कि जीव के द्वारा किए गए कार्य बेसिकली कोशिकाओं द्वारा किए गए कार्यों का टोटल परिणाम होते हैं, ये भी स्टेटमेंट एक आया। अब बाद में जब इन्होंने ये अपनी थ्योरी जमा की, एक कोशिका सिद्धांत को जमा किया एक सोसाइटी के सामने, बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी होती है उसके सामने, जब इसको प्रेजेंट किया तो उन्होंने इन सब पॉइंटों से कन्विंस हो गए वो, और इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ ये कोशिका बनती कैसे है, ये कोशिकाओं का फॉर्मेशन इनका कैसे होता है। तो इस चीज का जवाब देने में असमर्थ रहे। इस चीज का जवाब काफी बाद में 1855 ईस्वी के आसपास रुडोल्फ विर्चो ने दिया, और इन्होंने कहा अपनी भाषा में, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से पैदा होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से पैदा होती हैं। नई कोशिकाएं कहां से पैदा होती हैं, पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से पैदा होती हैं। ये मान लीजिए एक कोशिका है, ये डिवाइड हो जाएगी दो कोशिकाओं में, ये एक कोशिका है, आगे चल करके फिर से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से पैदा होती है। ठीक है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से पैदा होती। क्लियर है? चलो, तो ये था फाइनल स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट था इस कोशिका सिद्धांत का, और इन सब को मिलाकर के ही बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। अब आपको यह बात याद रखनी है कि इसका एक अपवाद है, और अपवाद क्या है, वो है वायरस, विषाणु। विषाणु के ऊपर ये लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं विषाणु के पास कोशिका ही नहीं है। विषाणु के पास कोशिका नहीं तो आधारभूत, कार्यात्मक, संरचनात्मक इकाई उसकी कहां से हुई, कोशिका। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन इतना टाइम ले गया। बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो थोड़े से ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को कई बार ऐसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं कि जो आसान हो, जिनके जवाब तुम दे पाओ, और फिर उससे तुम मोटिवेट रहते हो क्लास में। तो थोड़ी बहुत परेशानी तुम्हें हो सकती है, लेकिन परिणाम बड़ा अच्छा इसका रहेगा। अगर तुम टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में कर जाते हो, तो तुम जब एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे या फिर पेपर में बैठोगे तो तुम्हें एक तो आसान लगेंगे वो क्वेश्चन, दूसरा अब पेपर में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें वो ऐसा नहीं लगेगा कि टफ आए हैं, है ना, नॉर्मल ही लगेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा हो रही होगी घबराहट, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, 3-4 प्रैक्टिस सेट होते होते खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, वायरस या विषाणु एक ही बात है। साइड हो जाओ, हो गए भाई साइड। हाँ जी, बताओ भाई, बजरंग आ चुका है अपना, है बजरंग, क्या हाल है भाई? हाँ जी, करें फिर बताएं। चलिए जी, देखिए कॉलम 1 में सूचीबद्ध कोशिकांगों का कॉलम 2 में उनके संबंधित कार्यात्मक पदनामों से मिलान करें। इधर कॉलम 1 में कोशिकांग दे रखे हैं, इधर उनका उपनाम दे रखा है ना, उनके कार्य की वजह से जो उन्हें एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है, वो दे रखा है। आपको मैच करना है सिंपली, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए गोल्जी का है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, और इधर आपको पावर हाउस ऑफ सेल, भंडारण, संशोधन, पैकेजिंग, सुइसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका की रसोई। तो आपको सिंपली मैच करना है, तो मैच कर दीजिए भाई। गोल्जी का जो काम होता है वो होता है भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग। कोशिका के अंदर पैकेजिंग का काम, डिस्पैचिंग का काम, कटाई का काम, मॉडिफिकेशन यानी कोई बदलाव अगर करना है, स्टोरेज करने का काम, सिक्रेशन का काम, सिक्रेशन का मतलब कोशिका से बाहर किसी चीज को भेजना है, ये सारे काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। ठीक है, लाइसोसोम का काम आप सभी जानते हैं, आत्मघाती थैली इसको बोला जाता है ना, क्योंकि ये कई बार अपनी ही कोशिका की मृत्यु का कारण बन जाता है। ये अलग बात है, ये बनेगा उसी कोशिका की मृत्यु का कारण जो इन्फेक्ट हो, डैमेज हो, वृद्ध हो गई हो, अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। कुल मिला के बात ये है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। और प्लास्टिड्स
ये कोशिका का रसोई घर कहलाता है। प्लास्टिड्स आपको पादप की कोशिका में दिखाई देंगे और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, तो ये किचन ऑफ द सेल इसको बोल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण ही वो क्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो भैया कर दीजिए, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 है और बी का 3 है, ए का 2 बी का 3 ये रहा, है ना, और सी का 1 है और डी का 4 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का जवाब ठीक है। मैं एक बार नाम लिए देता हूं सबका जिनका जवाब ठीक है। राहुल सर का शेर, है ना, हाँ शायद ये राहुल पालीवाल सर के शेर हैं, तो इनका जवाब एकदम ठीक है ऑब्वियसली, है ना, उनके शेर हैं तो जवाब ठीक होना ही है। विक्रम सिंह, सचिन कुमार, मोहित कुमार और जाट जमींदार, बहुत बढ़िया भाई, क्या नाम रखा है, जाट जमींदार है। चलो जी, संजीव, बागड़ी, अंकित, मोना, सभी का जवाब एकदम ठीक है। गुनगुन और मिसल तेजी, निकिता, सभी का जवाब एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब तो तैयारी बढ़िया ही है भाई तुम्हारी, परेशान क्यों हो रहे हो। चलें आगे, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कुछ पूछने की आवश्यकता आपको होगी, ठीक है, तो जवाब दिया करो। बताइए भाई, देखिए कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कुछ कथन आपको दे रखे हैं, उन पर विचार करना है, तो आप इन पर विचार कीजिए, जल्दी से विचार कीजिए। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपकी तैयारी में फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है एंड देन ये तीसरा है। बताइए भाई जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो मैं तुम्हें पहले एक बार बता देता हूं इनमें क्या अंतर होता है। तो एक तरफ आप लिखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, देखो समझना बात को। प्रो का मतलब यहां पर क्या है, प्रो का मतलब है, प्रो का मतलब है यहां पर प्राइमिटिव, और प्राइमिटिव का मतलब क्या है जी, प्राइमिटिव का मतलब है प्राचीन, या आप कह सकते हैं अविकसित, ठीक है। अच्छा, ये जो कैरियन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक। इनफैक्ट नाभिक या केंद्रक का जो अध्ययन है ना, उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं, याद रख लेना, क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। तो जैसा कि नाम से ही यहां पर खुल करके आ रही हैं चीजें, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये थोड़ी सी अविकसित कोशिका होती है ना। सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहां पर आपको लिख दूंगा आपके लिए। कैसी कोशिका होती है भाई, अविकसित होती है, अनएडवांस्ड होती है, प्राचीन होती है, ठीक है। दूसरा, छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका कैसी होती है, कोशिका ये छोटी होती है ना, छोटे साइज की होती है। वैसे तो कोशिका सारी ही छोटी होती है मोस्टली, लेकिन उनमें भी ये ज्यादा छोटी होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगली बात यहां पर आ जाती है कि इनका जो केंद्रक है ना, केंद्रक पूरी तरीके से अविकसित होता है। देखो केंद्रक की इनकी खास बात बताऊं, पहली बात तो झिल्ली नहीं, झिल्ली नहीं होती। तो इनका जो डीएनए है वो कैसा होता है, नग्न होता है ना, नेकेड डीएनए होता है, उसके आसपास कोई झिल्ली नहीं है केंद्रक की। और डीएनए भी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए तो होता है और डीएनए के साथ कोई प्रोटीन नहीं होता है हिस्टोन नाम का, हिस्टोन नहीं होता है, ठीक है। डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता है। ऐसे ही केंद्रक को आप बोल देते हैं अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र। मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जो केंद्रक क्षेत्र है वो कैसा है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र है। और इनके अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को ही क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। न्यूक्लियोइड, ये शब्द अंग्रेजी में ही पता होना चाहिए, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं इनके केंद्रक क्षेत्र को, अविकसित केंद्रक क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं इनके अविकसित केंद्रक क्षेत्र को। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए आगे देखिए, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी नहीं होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो झिल्ली होती है जिनके ऊपर, वो सब भी इनके अंदर नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज नहीं होते हैं, वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। ये सब ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी नहीं होता है, ये सब इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
क्लियर है? हाँ, क्लियर। चलिए, झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते हैं। अगली बात, इनमें अगर गुणसूत्रों की बात करी जाए, गुणसूत्र, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं? एक मानी जाती है गुणसूत्रों की संख्या। राइबोसोम भी इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S का, एक 80S का। इनमें जो राइबोसोम है वो 70S वाला होता है। ठीक है जी, कैसा होता है? 70S वाला होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब इनके उदाहरण क्या है, किन में ये देखने को मिलते हैं? तो एक जंतु जगत में एक जगत होता है मोनेरा। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में आ जाते हैं सब के सब जीवाणु। जितने भी जीवाणु के प्रकार हैं, वेरिएंट हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं मोनेरा जगत में। तो उनमें जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है। अब अगली बात आ जाए अगर यूकैरियोटिक कोशिका की। देखिए यूकैरियोटिक, तो जो कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं ना वो यूकैरियोटिक ही है मोस्टे तौर पर। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इनमें भैया एक सच्चे सेंस में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो केंद्रक मौजूद होता है इनमें। क्या होता है? केंद्रक मौजूद होता है। केंद्रक मौजूद होता है, यानी कि आप कह सकते हैं केंद्रक की झिल्ली भी इनमें पाई जाएगी। केंद्रक झिल्ली इनमें होगी, केंद्रक झिल्ली होती है। तो एक ऐसी कोशिका होगी, विकसित कोशिका होगी, एडवांस्ड सेल होगी, डेवलप्ड सेल होगी। ठीक है, थोड़ा उनके मुकाबले, वैसे तो होती तो ये भी छोटी ही हैं, लेकिन उनके मुकाबले बड़े आकार की होती हैं। ठीक है, तो रिलेटिव सेंस में बड़ी है, बाकी एब्सोल्यूट सेंस में तो ये भी छोटी ही होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग मौजूद होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनमें मौजूद होते हैं। और आप देखें झिल्लीबद्ध कोशिकांग के साथ साथ इनमें और क्या चीज होती है? इनमें जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या भी एक से अधिक होती है। गुणसूत्र भी क्या होते हैं? एक से अधिक। एक से अधिक होते हैं गुणसूत्रों की संख्या भी। और लास्ट चीज, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो राइबोसोम है वो होगा कि नहीं? होगा भाई, है ना। लेकिन कौन सा होगा? 80S का। 80S का राइबोसोम इनमें मौजूद होता है। किस में होती हैं? तो एक मोनेरा जगत को छोड़ करके बाकी सभी जगतों के जीवों में होती हैं। जंतु, पादप, कवक, है ना, और शैवाल, सब में कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका हो गया यहाँ से क्लियर। अब इस क्वेश्चन का जवाब किसी भी बालक का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आमतौर पर एक साफ न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर रीजन, परिपूर्ण परिभाषित न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, नहीं होता है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड। हाँ, ये बात सही है, न्यूक्लियोइड होता है इनमें, पूर्ण परिभाषित केंद्रक क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मेम्ब्रेन से बंधे ऑर्गेनली, यानी कि झिल्ली से बंधे हुए जो भी कोशिकांग हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट में खास तौर पर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट में मौजूद होते हैं क्या? नहीं, झिल्ली से बंधे हुए प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम्म, ठीक है भाई, धन्यवाद रविंद्र जी। चलिए आगे देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन से बंधे ऑर्गेनली होते हैं। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन से बंधे ऑर्गेनली होते हैं, सही बात है। और उनमें से एक से ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, उनमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद है, ये भी सही है। तो 1 और 3 यहां पर सही है केवल। ठीक है, 1 और 3 सही है स्टेटमेंट नंबर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जल्दी से, इतना टाइम अपने पास है नहीं, है ना। काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई, 20 मिनट तो हो ही चुके हैं, क्लास को शुरू है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कथनों पर विचार आपको करना है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही बात है। यह एक चुनिंदा रूप से पारगम्य मेम्ब्रेन है जो कुछ चीजों को सेल के अंदर बाहर आने जाने देती है। बात एकदम सही है, बात एकदम सही है भाई। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पूर्ण पारगम्य नहीं होती, वो चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, जो कुछ कुछ चीजों को आने जाने देती है। तो एकदम सही। यह केमिकली लिपिड और प्रोटीन नाम के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, यह बात भी सही है भाई।
लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है ना, लिपिड भी फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोरस से युक्त लिपिड होता है, तो ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से सख्त और लचीली नहीं होती है, जो खाने को अंदर जाने नहीं देती है। भैया ये गलत है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सख्त और लचीली नहीं होती, गलत है। देखिए सख्त तो नहीं होती है ये, लेकिन लचीली जरूर होती है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पतली संरचना होती है और कोमल भी होती है, तो सख्त तो नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो लचीली नहीं होती ये बात गलत है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें डिफ्यूजन यानी कि विसरण नाम के प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकती हैं, तो ये भी बात सही है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, मोस्टली कोशिका जो गैसों का आदान प्रदान करती है वो विसरण विधि के माध्यम से ही करती है, डिफ्यूजन के माध्यम से ही करती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लें क्या? चलिए कर ही देता हूं, इसके सारे के सारे जितने भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए भाई, ये इस टाइप की संरचना है कोशिका झिल्ली। ये आप देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले तो ये पतली होती है, लचीली भी होती है, और आप देखें तो नरम या कोमल भी होती है। दूसरी बात, ये एक सजीव संरचना है। कैसी संरचना है? सजीव संरचना होती है। और साथ में आप देखते हैं कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि चुन चुन करके चीजों को आने जाने देती है। ठीक है, हर चीज के लिए इसके द्वार खुले हुए नहीं हैं। एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये द्वारपाल है, गेट कीपर है ना। तो मान लीजिए यहां से कोई चीज इसमें जा रही है, सब नहीं जा पाएंगी, चुन चुन करके आने जाने देगी। यहां से निकल रही हैं तो सब नहीं जा पाएंगी, चुन चुन करके जाने देगी। ठीक है, मतलब जिसकी जरूरत है वो आ जाए, जिसकी बाहर जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है, वो चला जाए। इस टाइप से कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, बनी किसकी होती है, रासायनिक संगठन क्या होता है इसका, केमिकली किस चीज से बनी होती है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड भी कैसा होता है, तो फॉस्फोरस से युक्त होता है और उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है ना। काम क्या होता है अगर पूछा जाए, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखें, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा, कोशिका के अंदर जो कंटेंट है उसको बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है, पदार्थों के आदान प्रदान में मदद। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो ये संरचना है, इस संरचना का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप से भी काम नहीं चलता, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उससे करना पड़ता है। तो इसका अध्ययन किया दो लोगों ने, सिंगर और निकोलसन ने। अध्ययन करने के पश्चात इसकी संरचना के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, याद रखना। इसकी संरचना के बारे में उन्होंने स्टडी करी थी, और स्टडी करने के बाद ये मॉडल उन्होंने दिया था कि भाई ऐसा मॉडल होता है। उन्होंने बताया था कि दो लेयर, दो परत होती हैं लिपिड की, दो परत होती हैं प्रोटीन की। ठीक है, चलो, इससे पहले एक मॉडल और आया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसको बोलते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, वो फेल हो गया। ये सर्वमान्य मॉडल है, इसको सब मानते हैं, सब लोग इस मॉडल को मानते हैं। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मानते हैं सब। चलिए, तो इतना ही पूछेगा इसके बारे में। देखिए जी, बताइए, क्या ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट शायद बता दिया मैंने कल, है ना?
बताओ, कॉलम वन के विलियनों में रखे गए जंतु कोशिका के व्यवहार का कॉलम 2 में सही भौतिक परिणामों से मिलान करें। तो इधर देखो, कॉलम 1 में विलियन का प्रकार दे रखा है, कॉलम 2 में जंतु कोशिका का व्यवहार दे रखा है कि वो क्या परिवर्तन उसमें आएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, अल्प पराशरी विलियन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, कल बताया था ना मैंने आपको ये, हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए। कल मैंने बताया था ना कि जब एक कोशिका को विलियन में रखते हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो फूलती है, सिकुड़ती है, समान रहती है ना। हाँ, ये बैच में नहीं बताया, नोट कर लीजिए। जो चीज बैच में नहीं बताई है, देखो 2 4 5% चीजें इसके लिए अलग से रखनी पड़ती हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मोटिवेट भी तो रहनी चाहिए थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट के लिए, है कि नहीं। तो इसको नोट कर लेना जरूर। बता दिया था ना ये कल मैंने, ये आयुषी कंवर कह रही हूँ। जी सर, ठीक है, बता दिया था। ठीक है, बता दिया था तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो इसमें देखो ओ आ रहा है, तो ओ के जैसी ही हो जाएगी कोशिका, मतलब फूल जाएगी, है ना। कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका, पानी की कोई शुद्ध गति नहीं होती है, समान आकार रहता है, पानी बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाएगी, कोशिका पानी सोखेगी और फूल जाएगी। तो ए का हो जाएगा ये कैसे गलत कर दिया भाई इसने। इसने सारे क्वेश्चन गलत टाइप कर रखे हैं और भेजे भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हैं। तो बताओ ऐसे कैसे बात बनेगी। आज शिकायत, बताओ। गलत कर दिए हैं टाइप, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं अब। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी कोशिका। अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सिकुड़ जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सिकुड़ जाएगी। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखोगे तो भैया सेम साइज रहता है। इसने उत्तर ही सीधे लिख दिए हैं। तो 2 1 3, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है ना। आज जो है थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा काम। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका भित्ति के बारे में कुछ कथन आपको दे रखे हैं, उन पर विचार आपको करना है। बताइए, सेल वॉल या कोशिका भित्ति एक सख्त, बिना जिंदा बाहरी परत होती है जो पौधों की कोशिकाओं, फंगस और कुछ बैक्टीरिया में होती है ना। मतलब सेल वॉल या कोशिका भित्ति एक सख्त, निर्जीव निर्जीव बाहरी परत होती है, निर्जीव बाहरी परत होती है जो कोशिका की, पौधों की कोशिकाओं, फंगस और आदि में पाई जाती है। ये बात एकदम सही है। पूरी तरह से पौधों की कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है? ये तो बाहर होती है भाई, ये गलत है। ठीक है, बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। पौधों की कोशिकाओं में यह मुख्य रूप से सेलुलोज नाम के एक कॉम्प्लेक्स पदार्थ से बनी होती है जो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। तो यह भी बात एकदम सही है। पहला और तीसरा यहां पर आपका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। क्लियर है, पहला और तीसरा यहां पर आपका सही स्टेटमेंट निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहां पर, करेक्ट है। क्लियर है, क्लियर है एकदम। चलो अब देखो, एक बार देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। ये मान लीजिए जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो सबसे बाहरी आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन किसमें, जंतुओं की कोशिकाओं में। ठीक है, जंतु की कोशिकाओं में एक ही आवरण है, एक ही एनवलप है, और वो है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब आप देखेंगे प्लांट के अंदर, प्लांट की सेल को, तो प्लांट की सेल में आपको एक और आवरण दिखाई देगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आवरण और भी होता है जिसे बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो प्लांट में आप देखते हैं कि कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण है ना। सबसे बाहरी आवरण होता है ये, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी आवरण। तो क्या प्लांट की कोशिका में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, पाई जाती है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन दूसरा सबसे बाहरी आवरण होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, दूसरा सबसे बाहरी आवरण, दूसरा सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है जी। चलिए अब एक इसकी कुछ विशेषताएं देखिए सेल वॉल की।
सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि ये कैसी स्ट्रक्चर है ना। तो देखो ये थोड़ी सी मोटी होती है, दृढ़ होती है, दृढ़ संरचना होती है, जो कोमल कतई नहीं होती है, थोड़ी कठोर भी होती है, कठोर संरचना है। तो इसकी जो विशेषता है ना वो कोशिका झिल्ली से एकदम विपरीत है। ठीक है। उसके बाद ये निर्जीव संरचना है, जैसे कोशिका झिल्ली एक सजीव संरचना थी, ये कैसी है, निर्जीव संरचना है मेरे भाई। ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर है ये, निर्जीव स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है। और ये पूर्ण पारगम्य होता है। कैसा होता है, पूर्ण पारगम्य। ठीक है, टोटली परमिएबल, ये किसी को नहीं रोकता टोकता। यहां से यहां तो कोई भी पदार्थ आ जा सकता है, लेकिन यहां से यहां जाने में फिर यहां है रोक टोक असली। ठीक है। तो ये द्वारपाल नहीं है, इस चीज को याद रखना। पूर्ण पारगम्य होती है। पाई किसमें जाती है, तो पादपों में, शैवालों में, पादप में है, शैवाल में है, जीवाणु में है। पादप, शैवाल, जीवाणु और कवक, इन जगतों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पादप में किसकी बनी होती है ये पूछ लेता है, तो एक पदार्थ होता है सेलुलोज, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी बनी होती है। शैवाल में किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की ही बनी होती है। और जीवाणु में किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना। और कवक में किसकी बनी होती है मेरे भाई, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवक में काइटिन की बनी होती है। क्लियर है, समझ गए बात। चलें आगे, आगे चला जाए। चलो जी देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोशिका के केंद्र के ऊपर ये क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो एक एक चीज एकदम आपके सामने खोल के प्रस्तुत कर दी जा रही है। एक एक धागा, एक एक जो गांठ है उसमें उसे खोल दिया जा रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहते हैं उस पर सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लगेगा कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो कल से ही हो जाएगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप सुझाव देना इस क्लास के नीचे, या अभी दे सकते हो, जो भी आप चाहें कि सर ऐसे करा दीजिए या वैसे करा दीजिए, आप बता सकते हो, हम वैसे ही करा देंगे जैसे आप बोलेंगे। हम्म, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में एक डबल लेयर वाली कवरिंग होती है। एक एक आवरण होता है जिसकी दो परतें होती हैं केंद्रक में, ये बात एकदम सही है। और इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ये बात एकदम सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छिद्र होते हैं, कोर मतलब छिद्र, बिल्कुल होते हैं भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छिद्र, जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर तक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। देखो इसमें छिद्र होने इस वजह से जरूरी है ताकि पदार्थों का आदान प्रदान हो सके केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में। केंद्रक से कोई चीज जा रही है कोशिका द्रव्य में तो छिद्र से होकर के निकल तो जाएगी, छिद्र नहीं होगा तो कैसे जाएगी। पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ऐसा होता है। तीसरा स्टेटमेंट, क्रोमेटिन पदार्थ बहुत ऑर्गेनाइज्ड रॉड शेप्ड क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं तब भी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा हो। यह बात एकदम गलत है। देखो क्रोमेटिन पदार्थ जो है ना, उलझे हुए धागे के जैसी संरचना होती है। जैसे आपने पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाने के बाद उसे लपेटने वाला कोई है नहीं और आपने खींच दिया, तो नीचे वो धागा जो है पड़ा पड़ा उलझ भी जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है। वैसी स्ट्रक्चर होती है आपका क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है। हाँ, क्रोमेटिन पदार्थ सामान्य कोशिका में दिखाई देता है, लेकिन जब कोशिका डिवाइड हो रही होती है ना, एक से दो में परिवर्तित हो रही होती है, तो वो क्रोमेटिन पदार्थ, वो उलझे हुए धागे की जैसी संरचना कॉइल्ड हो जाती है, संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के वो गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाती है, गुणसूत्र में। उस टाइम पर आपको कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देंगे, है ना, अन्यथा आपको क्रोमेटिन पदार्थ दिखाई देगा कोशिका के केंद्रक में। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो जाता है। एक और दो यहां पर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। आओ केंद्रक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए भाई, ये है केंद्रक। ये केंद्रक है। ठीक है, देख रहे हो ये झिल्ली,
दो परतें हैं इसकी, और इसके अंदर ये होता है भैया धागे के समान संरचना होती है, जैसे धागा उलझा पड़ा हो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, ये छिद्र हैं, ये छिद्र हैं ताकि पदार्थों का आदान प्रदान हो सके, ताकि पदार्थों का क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके इस कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में। ठीक है, अब देखो केंद्रक के अंदर यह है क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ, ये उलझे धागे के समान संरचना होती है। उलझे धागे के समान स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमेटिन पदार्थ, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए यहां पर आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, और हिस्टोन जो है ये एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, इसके ऊपर कोई आनुवंशिक जानकारी, आनुवंशिक सूचना नहीं पाई जाती है, जबकि इसके ऊपर आनुवंशिक सूचना पाई जाती है। ठीक है, आपके बाल, स्किन, आपके तमाम जो शारीरिक लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पाए जाने वाली सूचनाओं से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिस्टोन के ऊपर कोई सूचना नहीं होती है। डीएनए तो हम सभी का अलग अलग होता है, लेकिन हिस्टोन जो है वो एक जैसा होता है। तो हिस्टोन करता क्या है, वो इस डीएनए को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है बस, और इसका कोई काम नहीं है। वो वैसे ही है जैसे मान लीजिए जैसे आपकी हाई स्कूल की 12th की मार्कशीट सनद होती है ना, उनके ऊपर सूचनाएं लिखी होती हैं, तो वो सूचनाएं तो अलग अलग होती हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से आपका बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, आपकी एकेडमिक्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि भाई आप पढ़ने में कैसे हैं, विज्ञान में कैसे हैं, अंग्रेजी में कैसे हैं, हिंदी में कैसे हैं, गणित में आप कैसे हैं, है ना, आपको डर किस सब्जेक्ट से लगता है, आपको प्यार किस सब्जेक्ट से है। ठीक है, वो सूचना बहुत कुछ बता जाती है आपके बारे में। लेकिन उसके ऊपर आप करवा ले तो लेमिनेशन, लेमिनेशन तो सबका सेम होता है, लेमिनेशन कोई सूचना का निर्धारण नहीं कर रहा है, लेमिनेशन तो बस उसकी लेंथ ऑफ लाइफ को बढ़ा रहा है ना, उसके जीवन काल को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है लेमिनेशन तो केवल। ठीक है, चलिए, तो ठीक वैसे ही है ये भी। चलें आगे, देखिए भैया अगला क्वेश्चन, फिर से वही मिस्टेक कर दी है इसने, कोई बात नहीं, है ना, क्वेश्चन तो कर ही लें एक बार। देखो कॉलम 1 में अंतःप्रद्रवी जालिका और संबंधित कोशिकांगों का, कॉलम 2 में उनके विशिष्ट सेलुलर कार्यों, कोशिकीय कार्यों से मिलान करना है। देखो यहाँ पर ये RER, SER, गोल्जी अपरेटस, SER इन लीवर सेल। देखिए RER क्या करता है, RER प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। SER क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करता है। ये जो गोल्जी अपरेटस है ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, और SER क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले जो पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर उनके प्रभाव को खत्म करना, कम करना, ये काम करता है ये। ठीक है, उनके जहर के प्रभाव को खत्म करना, कम करना SER करता है लीवर सेल्स में। तो भाई क्या हो जाएगा, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर A आ जाएगा आपका सही जवाब। क्लियर है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बताइए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वे एक डबल मेम्ब्रेन यानी डबल झिल्ली सिस्टम से घिरे होते हैं, सही बात है। बाहरी मेम्ब्रेन ATP बनाने के लिए गहराई से मुड़ी होती है, बाहरी झिल्ली नहीं मुड़ी होती है, अंदरूनी झिल्ली मुड़ी होती है। देखिए इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो बाहरी तो स्मूथ होती है, अंदर वाली में मुड़ाव होते हैं, अंदर वाली में फोल्डिंग्स होती हैं, अंदर वाली में उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, और ये उंगलीनुमा संरचनाओं को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, चलिए देखिए, अंदर की मेम्ब्रेन में क्रिस्टी नाम के फोल्ड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं, सतही क्षेत्र बनाते हैं, ये बात सही है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, क्रिस्टी होते हैं इसमें, और इसका सतही क्षेत्रफल बाहरी से भी ज्यादा होता है, क्योंकि घुमावदार है, इसको आप खींचोगे, स्ट्रेट करोगे, सीधा करोगे तो बाहरी से हो सकता है 2 गुनी लंबी हो, है ना। तो इसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई इसके ऊपर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन कराने में मदद करते हैं।
है ना। अब ये जितनी ज्यादा इसकी सतही क्षेत्रफल होगा उतनी ही ज्यादा एंजाइम होंगे और उतना ही ज्यादा श्वसन होगा फिर। ठीक है, तो इस वजह से ये लंबाई इसकी ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अजीब ऑर्गेनली है, स्ट्रेंज ऑर्गेनली है, अजीब का मतलब विशिष्ट ऑर्गेनली है, क्योंकि उसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये बात भी एकदम सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वरना डीएनए अन्य किसी कोशिकांग के पास नहीं होता। तो 2 और 3 यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाता है। क्लियर है? चलें आगे की तरफ। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए, प्लास्टिड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लास्टिड्स यानी लवक जिन्हें बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऑर्गेनली होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन के दाने जमा होते हैं, प्रोटीन के कण जमा होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनली होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बात है भाई। ल्यूकोप्लास्ट या इसको अवर्णी लवक भी बोलते हैं हिंदी में, ये मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन के कणिकाएं जमा होती हैं। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ये पिगमेंट, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक ही ये गलत है तो भाई आगे के स्टेटमेंट भी सही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा ही गलत माना जाएगा। प्लास्टिड यानी लवक में कोई अंदरूनी स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन लेयर नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई डीएनए या राइबोसोम नहीं होता है, ये भी गलत है ना। इसके पास अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होते हैं और इसकी भी 2 परतें होती हैं। ठीक है, 2 परत होती हैं, इसकी भी 2 लेयर होती हैं। तो यहां पर एक केवल एक आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जरा इसके बारे में जानते हैं। देखो भाई, लवक या प्लास्टिड्स, इसके बारे में कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली तो ये पादप कोशिका में होता है, मतलब ये जंतु कोशिका में नहीं होता। दूसरा, दोहरी झिल्लीबद्ध है। ठीक है, दोहरी झिल्लीबद्ध है और अपना खुद का डीएनए होता है इसके पास और अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से अपने खुद के प्रोटीन बना लेता है कुछ हद तक, पूरी तरीके से केंद्रक पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये 3 प्रकार का होता है ना। 3 प्रकार का, कितने का? 3 प्रकार का होता है, याद रखना। कौन कौन से 3 प्रकार इसके होते हैं? देखिए, एक होता है हरित लवक, हरित लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। देखिए, हरित लवक के अंदर एक रंजक पाया जाएगा पर्णहरित नाम का। कौन सा? पर्णहरित नाम का रंजक पाया जाएगा। ये पर्णहरित रंजक की वजह से ही इसका जो रंग है वो हरा होता है। आप देखते हो पत्तियों का रंग हरा क्यों है? पर्णहरित होता है उसमें। ठीक है, पर्णहरित होता है, हरित लवक होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है। तो ये करता क्या है हरित लवक एक्चुअल में? ये पर्णहरित जो है ना, ये जब प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य के प्रकाश को अवशोषित यही करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद कराता है। तो इसका काम क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा वर्णी लवक, वर्णी लवक में आप देखेंगे कि दो दो यहां पर पिगमेंट होते हैं, एक जेंथोफिल और दूसरा कैरोटीन। एक तो होता है जेंथोफिल और दूसरा होता है कैरोटीन। जेंथोफिल जो है ये करेगा भाई पीला रंग प्रदान, और कैरोटीन जो है ये नारंगी लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये एक्चुअल में रंग प्रदान करने का काम करते हैं और इस वजह से कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर जाने अनजाने में वो परागण की क्रिया करा जाते हैं। ठीक है, अगली बात है अवर्णी लवक की। इनके अंदर ना तो कोई रंजक होता है और ना इनका कोई कलर होता है। तो ये करते क्या हैं? ये बेसिकली भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रहण। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेंगे और ये अवर्णी लवक
बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है इलाइयोप्लास्ट, और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो एमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च का संग्रहण कराता है। इलाइयोप्लास्ट है ये तेल कणिकाओं का संग्रहण कराता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन का संग्रहण कराता है, तो इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो जी, तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। बताएं, लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसोसोम के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो करिए भाई विचार। लाइसोसोम मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से बंधी थैलियां होती हैं जो बहुत असरदार डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी होती हैं। हाँ, बहुत ताकतवर पाचक एंजाइमों से भरी हुई थैलियां होती हैं। कौन? लाइसोसोम। ये बात एकदम सही है। ये बात क्या है? एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखिए। लाइसोसोम में मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघट्य एंजाइम, SER से बने होते हैं। देखो, लाइसोसोम की जो उत्पत्ति की बात होती है कि वो कहां से बनता है, तो आप बताओगे वो बनता है गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय से। लेकिन लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम कहां से बनते हैं? तो वो बनते हैं RER से। ठीक है, SER नहीं, RER, ये गलत है। आगे देखिए, खराब सेलुलर कंडीशन में, अंडर डैमेज सेलुलर कंडीशन, लाइसोसोम फट सकते हैं और अपनी ही पेरेंट सेल को पचा सकते हैं। ये बात भी एकदम सही है। तभी अपनी ही सेल को कई बार पचा जाते हैं, तभी इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। तभी तो इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तभी ना इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं भाई। तो ये भी एकदम सही है। दूसरा इनकरेक्ट है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। 1 और 3 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। 1 और 3 क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, है ना। अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, समय आने पर आपको मिक्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर के ही क्वेश्चन आएंगे, सभी के क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आएंगे। तो सफल आएंगे तो उस हिसाब से भी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारा बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा इसके माध्यम से। अब आप एक चीज सुनिश्चित कर लें घर जाकर के, जैसे मान लीजिए इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ इस वाले स्टेटमेंट में, तो आप लाइसोसोम के बारे में जाके पढ़ लेंगे, आप अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ लेंगे जाकर के, आप गोल्जी बॉडीज के बारे में जाकर के पढ़ लेंगे। इतनी चीज को सुनिश्चित करते रहें, केवल आपका काम हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, इस बात को बस केवल सुनिश्चित करते रहें आप लोग। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अब कल। नमस्कार, जय हिंद।